आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हूँ आलोक एकेडमी के रूप पर, और आपको अब ऑनलाइन भी चीज़ें क्लास के रूप में उपलब्ध है। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से या ऑफलाइन कोर्स महंगा होने की वजह से, तो आप ऑनलाइन माध्यम से मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस में लेकर के प्रतिदिन आने की कोशिश कर रहा हूँ या मैक्सिमम समय तक आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को अगर लगातार फॉलो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अब तक वो चीज़ें लगातार यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अप्रोच से, न्यूज़पेपर में तो सभी के लिए बनता है, न्यूज़पेपर केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता कि आईएएस की तैयारी करे, पीसीएस की तैयारी करे तो न्यूज़पेपर बन गया। वो एक बौद्धिक वर्ग के लिए भी न्यूज़पेपर होता है, एक सामान्य मजदूर के लिए भी न्यूज़पेपर में खबर होती है। तो हर वर्ग का उसमें प्रेजेंस होता है, हर वर्ग के लिए खबर छापी जाती है। तो आईएएस या पीसीएस के लिए वो खबर कैसे इंपॉर्टेंट है, किस नज़रिए से वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे एक घटना है कि चीन से माल लाना होगा मुश्किल। एक यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि चीन में जो बने हुए प्रोडक्ट हो काफ़ी सस्ते होते हैं, उसके बाद उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, लेकिन और सस्ता करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट की एमआरपी बहुत कम रखते हैं। इंडियन बायर वहाँ से जब बिजनेसमैन खरीदता है तो वो उससे ज़्यादा कीमत दे करके आता है जो एमआरपी होती है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी बचाने के लिए एमआरपी कम रखता है चीन, जिससे कि वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। आप सबने, हम में से सबने चाइनीज़ प्रोडक्ट कभी न कभी तो खरीदा ही होगा। आपने देखा होगा उसमें एमआरपी लिखा होता है 49 रुपीज़, लेकिन हमें वो मिलता 249 का है। वो कहते नहीं, वो चाइनीज़ एमआरपी है। क्यों? क्योंकि अगर हम 249 की एमआरपी ले करके लगेंगे तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो इससे भारत की सरकार को आर्थिक हानि हो रही है। एक तो ये पक्ष है आर्थिक हानि का। दूसरा पक्ष है कि इससे भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा है। जो छोटे खिलौने बनाते हैं, जो छोटे इलेक्ट्रिक सामान बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कंपटीशन में रह ही नहीं पाते। भारत का जो लघु उद्योग है, जो मध्यम उद्योग है, उसको चीन बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब भारत जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है, वो नई इवेल्युएशन प्रोसेस, नई मूल्यांकन प्रक्रिया को लाने जा रहा है। वो न्यू तरीके से, मॉडर्न तरीके से उसे इवेल्युएट करेगा और उसके बाद 90 डेज के अंदर ये पॉलिसी लग जाएगी। और अब चीन से जो प्रोडक्ट लाना है, जो ये चोरी करते हैं कर की, टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, वो इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। इससे भारत को आर्थिक लाभ भी होगा और भारतीय जो व्यापारी वर्ग है उसको भी मार्केट में पैर जमाने का मौका मिलेगा। ये एक खबर है जो मैंने आपको अभी बताई है। ये वो ऐसी खबर है जो आपको जानना चाहिए सिविल सेवा की तैयारी में। पर उसके बाद इन पेजेस में कोई ऐसी खबर नहीं है। हाँ, किया कार्डेंस का एक ऐड है, ये खबर हो सकती है। आप मोटिवेट होइए कि जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो एक खबर है कि अमित शाह जी जो है बहुत बड़ा रथ लेके आए। कल मैं इसमें फंस गया था और मुझे 1 किलोमीटर निकलने में 1.5 घंटे लग गए थे। क्या ऐसे रथ यात्राओं से, सभी पार्टियों की जो रथ यात्राएं हैं, क्या इनसे बचा नहीं जा सकता? आम भारतीय का समय इतना कम कीमती है कि उसे जाम जैसी समस्याओं पर, वैसे भी कानपुर शहर या उत्तर प्रदेश के शहर जाम से जूझते रहते हैं। जब ऐसे नेता पथ वो करते हैं रोड शोज, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, या कोई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो दूसरों के, आम आदमी के जीवन का जो कीमती समय उसको नष्ट करते हैं। मेरा पैर दर्द करने लगा था कल जाम में फंस करके, तो डर लगता है। लेकिन फिर भी एक ये खबर है जो एक ब्यूरोक्रेसी के नाते आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, वो मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद और कोई पॉलिटिकल खबरें सब हैं। अब एक चर्चा और है, भारत के प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं या सरकार कुछ कहती है तो उस पर एक बिंदु बनता है, उसमें एक परिचर्चा होती है, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय के जो समाजवादी है वो नकली समाजवादी है। अब प्रश्न उठता है कि समाजवादी रियल में कौन होते थे, पहले ये जाने, तब तो हम ये जानेंगे कि जो सपा पार्टी है या जो जेडीयू है या जो भी अपने आप को समाजवादी विचारधारा का समर्थक है, वो रियल में समाजवादी है या नहीं है। तो भारत में
कांग्रेस या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आचार्य नरेंद्र देव का, जयप्रकाश नारायण का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ये तीन आधार बिंदु हैं भारत में सामाजिक आंदोलन के या समाजवाद के। जब हम तीनों को एनालाइज करते हैं तो इनमें से एक व्यक्ति ने शादी नहीं किया, एक व्यक्ति ने राम मनोहर लोहिया जी ने जेपी ने शादी करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया और वो पति पत्नी आजीवन भाई बहन की तरह रहे। हो सकता है कोई मजाक करे कि किसने देखा है, ये नेता अगर ऐसे लोग नहीं है, ये राष्ट्रीय नायक हैं। अगर इन्हें पत्नी थी तो किसी से पूछना था क्या कि कैसे रहे, वैसे पति पत्नी के रूप में भी रह सकते हैं। बट मैंने इनकी जीवनी पढ़ी है, वहां से जाकर के मुझे पता चला कि इनकी बायोग्राफी में कि इन्होंने पति पत्नी के साथ कांग्रेस की जो वो विचारधारा है उससे लड़ने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। ये जो तीनों लोग हैं, ये एक इनमें से इन लोगों ने ना तो जल्दी अपना कोई घर खरीदा, ना इन्होंने अपने वाहन खरीदे, ना कोई इन्होंने लैविश लाइफस्टाइल जिया, क्योंकि ये एक संदेश देना चाहते थे कि आने वाले भारत में जो राजनीति होने जा रही है उस राजनीति में जो एक ने शादी की और नहीं की, एक ने शादी की परिवार ही नहीं आगे बढ़ाया, ना ही पति पत्नी की तरह रहे, इससे संदेश क्या देना चाहते थे? यही कि आने वाले समय में समाजवादी जो विचारधारा है या भारतीय राजनीतिक विचारधारा है उसमें लोगों को वंशवाद से बचना चाहिए, जिससे लोकतंत्र का और समाज का नुकसान होता है। एक ने मितव्ययता का संदेश दिया, यानी अगर समाजवादी विचारधारा को मानते हैं तो मितव्ययी होना पड़ेगा, बड़े बड़े कोठियों में नहीं रहना होगा, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहना होगा, चार्टर्ड प्लेन से और 50-50 1 लाख 2-2 करोड़ की गाड़ियों से नहीं चलना होगा। तब जा करके तो जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नकली समाजवादी है, तो आज बात हो रही कि रियल जो समाजवाद शुरू हुआ था उसके जो प्रारंभिक नेता हैं वो कैसे सोचते हैं, इसको लेकर के एक पर चर्चा है। एक और एडिटोरियल है राजीव सचान जी का है, वो कहते हैं पुरानी परंपराओं में पारसी और मुस्लिम विचारधारा पर क्या परिचर्चा है, इसको लेकर के बात हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हिजाब की बात आती है तो पूरे देश में एक जन आंदोलन या विद्रोह या जबरदस्ती की बात शुरू होती है, ये भी एक परंपरा है। पारसियों में भी कुछ परंपराएं हैं, उसको लेकर देश जान ही नहीं पाया और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन एक भी मीडिया में कोई शोर नहीं मचा, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न सोशल मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। जबकि पारसी इस देश में केवल 36,000 बच्चे हैं मुश्किल से, या 56,000 बच्चे। पारसी एकमात्र ऐसी कौम है भारत में जिसका की जनसंख्या घटी है, बढ़ी नहीं। इज इट क्लियर? तो पारसियों को में एक प्रथा है कि जब वो मर जाते हैं तो उनके शरीर को साइलेंस टावर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। गिद्ध और दूसरे चील बाज जैसे जानवर शरीर को नोच नोच के खाते हैं, उसके बाद उस शरीर को दूसरे कामों में लाया जाता है। यानी मरने के बाद उनकी इसी तरह से प्रक्रिया है सौदाह की। लेकिन जब कोरोना काल आया तो सौदाह में गुजरात सरकार ने मना कर दिया कि इस तरह से करेंगे तो पक्षियों में कोरोना फैलेगा, उससे पूरे देश में कोरोना फैल सकता है। तो पारसी समाज हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी इस बात को मना किया, तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने पारसी समाज से कहा कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, कोरोना न फैले और आपकी परंपरा भी बनी रहे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप अपने साइलेंस टावर में ही रखिए, लेकिन उसको ढक दीजिए लोहे की जाल से, जिससे कोई चिड़िया न खा सके, नेचुरली जो बॉडी को डिकम्पोज होने दीजिए। और पारसी समाज ने उस बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके मैटर सॉल्व हुआ। लेकिन इस देश की मीडिया में, इस देश के सोशल मीडिया में पारसी समाज चाहता तो क्या फैला नहीं सकता था, जिस तरह से हिजाब की बात को फैलाया गया और ये दुनिया में भारत को बदनाम किया गया कि भारत में मुसलमानों महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा। दोस्तों एक तो ये समझ लीजिए कि ये धकियानुसी विचारधारा है, चाहे हिजाब पहनना हो चाहे पर्दा करना हो। एक तरफ कांग्रेस सरकार राजस्थान में पर्दा विहीन समाज हिंदू महिलाओं को बनाना चाहती है, उसी तरफ कांग्रेस की एक नेता है जो सबसे बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, वो हिजाब को अलाउ करती है। आप घूंघट को खत्म करना चाहते हैं, हिजाब को बढ़ाना चाहते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलना चाहिए। ये तो घूंघट के लिए भी आंदोलन न चले राजस्थान में। घूंघट अगर पिछड़े होने की निशानी है तो हिजाब कैसे पिछड़े होने की निशानी नहीं है। घूंघट अगर उस समाज की पुरुषत्ववादी सोच की निशानी है तो हिजाब उस समाज के पुरुषत्ववादी सोच की निशानी क्यों नहीं है? इसको समझना होगा। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, सभी के लिए बराबर है। महिलाओं को जो पिछड़ेपन की तरफ ले जाता है मुस्लिम महिलाओं को, उसको मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जोड़ दिया गया। ये है ट्विस्ट करना इस देश के जो वो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग जो इस देश को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं और मुस्लिम महिलाओं को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षित नहीं होने देना चाहते, उनको नौकरी में नहीं जाने देना चाहते। क्यों? क्योंकि फिर वो मुसलमान पुरुषों की जो है
मनमानी का विरोध करेगी, अपोज करेगी। तो ये भी एक षड्यंत्र है, इसको लेकर के भी एक प्रश्न बना। दूसरा, कांग्रेस से अश्विनी कुमार जी हैं, मनमोहन सरकार में वो कानून मंत्री रहे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। तो बार बार ये प्रश्न उठता है न्यूज़पेपर्स में भी कि जो कांग्रेस में मिनिस्टर रहे, जो लीडर्स रहे, वो जो राहुल गांधी के समर्थक रहे, वो भी आज के डेट में अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो कांग्रेस किस तरह से नेतृत्व दे रही है, ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है और राष्ट्र के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि विपक्ष विहीन अगर भाजपा हो जाती है तो भाजपा को कांग्रेस बनने में देर नहीं लगेगा। वैचारिक द्वंद्व तब चलता है जब विपक्ष भी सशक्त होता है। विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है, इसलिए राष्ट्रहित में भी कांग्रेस का जिंदा रहना जरूरी है। हाँ, अब कांग्रेस नहीं रहती है तो कोई दूसरा राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और वो राष्ट्रीय रक्षा करेगी। फिर एक अगला आता है प्याज को लेकर के कि 22,000 करोड़ का प्याज साल में सड़ जाता है, 70 लाख टन। तो इस देश में जो सालों से जो मैं कहता आ रहा हूँ कि इस देश में फसल कम पैदा होने से महंगी नहीं होती है, भुखमरी होती है। इस देश में फसल खराब होने, सड़ने से, सब्जियों को सड़ने से वो महंगी हो जाती है। तो भारत ने 4600 करोड़ रुपए दिए इस रिसर्च के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को कि किस प्रकार फसलों को सड़ने से बचाया जाए और इससे किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। ये भी एक प्रश्न इसमें बनता है। और उसके बाद फिर लाल किले पे जिसने झंडा फहराया था वो 26 जनवरी में उसकी मौत हो गई, पंजाबी एक्टर की। ये कोई घटना नहीं है। फिर एक जो मेन घटना है वो है कि कनाडा के प्रदर्शनों को दबाने के लिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ आपातकाल लगा दिया। अब उन्हें एक कहावत है हमारे यहाँ गाँव में, कानपुर में, कि वो का जाने पीर पर आई जिसके कभी न होए बेवाई। जो पैर फटते हैं, बेवाई जिसे कहते हैं कानपुर के आसपास के क्षेत्र में, वो बेवाई फटने से जो दर्द होता है उस दर्द को केवल वही व्यक्ति में जान सकता है जिसकी खुद की बेवाई फटी हो। भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो यही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे जो लोकतंत्र की दुहाई देकर संवैधानिक अधिकारों की बात करके आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक समर्थन दे रहे थे भारत के किसान आंदोलनों को, CNRC विरोधी आंदोलनों को, शाहीन बाग आंदोलन को। आज तुम्हारे देश में जब आंदोलन हो रहा है तब लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है, तब लोकतंत्र सशक्त नहीं हो रहा है। ये भी तो समझना होगा। भारत में हो रहा है तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी अगर तुम आप हमारे घर में आग लगाओगे, ये समझना ही होगा। और इस समय ईश्वर, बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद, वो इस समय इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं भारत के साथ जुड़ने का तुरंत न्याय। तो अभी तक जो कहावत थी कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू हो रहा है कि जो भारत के साथ गलत कर रहा है ईश्वर उसे दंडित करने के लिए तैयार है। यानी भारत का सुनहरा पक्ष बहुत जल्द आने वाला है। जो देश की राष्ट्रीय विचारधारा के खिलाफ खड़ा होगा, जो राष्ट्र इस देश के खिलाफ खड़ा होगा, उसका पतन तय है। क्योंकि भारत, मतलब भारत के लोगों ने ये सोच लिया है कि हम इस दुनिया का सामान्य तौर पर एक नेतृत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने सबको नेतृत्व प्रदान करते देख लिया। ईसाइयों ने नेतृत्व किया, मुसलमानों ने इस धरती का नेतृत्व किया, धरती हिंसक रही, दूसरे धर्म के लिए कोई सम्मान ही नहीं रहा। जब मुगलों ने इस देश पे शासन किया, दूसरे धर्म को सम्मान नहीं मिला उस तरह का। जब तुर्कों ने शासन किया इस देश में तो हिंदुओं को सम्मान उस तरह का नहीं मिला। जब हिंदुओं ने इस देश में शासन किया तो सभी धर्मों को सम्मान मिला। जब हिंदू संस्कृति ने सारा विश्व में अपना परचम लहराया तो किसी भी धर्म और संस्कृति पर हमला नहीं किया, किसी को नष्ट नहीं किया। ये है हमारे धर्म और संस्कृति। हम समन्वय की बात को लेकर चलते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम न केवल कहते हैं बल्कि उसे जीते भी हैं। तो मेरा अंदाजा है जस्टिन ट्रूडो को ये समझ में आ गया होगा कि दूसरे के घर में आग लगाओगे तो आपके घर में आग जरूर लगेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो बता दिया है। और दूसरे पेपर में क्वाड को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत जो है क्वाड का नेतृत्व करेगा, क्वाड के बगैर भारत नहीं रह सकता। और दूसरा, क्वाड के बारे में कहा गया कि क्वाड का कॉमन उद्देश्य क्या है। तो पहला है दक्षिण एशिया में स्थिरता प्रदान करना,
दूसरा कॉमन उद्देश्य है स्वास्थ्य को लेकर के चारों देश मिलकर के काम करेंगे। तीसरा क्वाड का उद्देश्य है अंतरिक्ष में मिलकर काम करेंगे। चौथा है साइबर सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे। उसके साथ साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी में भी चारों देश आपस में सहयोग करेंगे तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त करेंगे। जो इंडो एशियन पैसिफिक रीजन है समुद्र का, प्रशांत क्षेत्र और इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उसमें किसी भी देश की दखलंदाजी को बढ़ने से रोके। आप जानते हैं क्वाड में 4 देश शामिल हैं। इन देशों के नाम है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड एक सैन्य समूह नहीं है, क्वाड मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक चीज जो है वो जो बताई गई है हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए योगदान। ये एक ऐसी घटना है जो संकेत करती है कि क्वाड अगर जरूरत पड़ेगी कभी तो वो हो सैन्य संगठन के रूप में भी उभर सकता है। इस तरह से ये चीजें हैं। लालू यादव जेल पुनः भेज दिए गए, या इस समय शेयर मार्केट काफी नीचे है, जो लोग शेयर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। और बाकी तो सारी चीजें इस समय क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए चीजें पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, उसी पे पर चर्चा ज़्यादा है। लेकिन सामान्य तौर पर जो न्यूज़पेपर हैं उसका जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो एनालिसिस है या जो एक सामान्य एनालिसिस है वो मैंने आपको करके बताई है। उम्मीद है कि ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। दोस्तों आज की परिचर्चा ये समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।